नमस्कार साथियों। स्टडी विद प्रयास प्लस चैनल के सभी यूज़र्स को सबसे पहले स्टडी विद प्रयास प्लस चैनल के ओर से हार्दिक स्वागत। सभी को नमस्ते। आज हम NCF 2005 टॉपिक जो कि चैनल पर पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में पढ़ाया जा चुका है, उसका हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। कृपया सभी लोग ध्यान से सुनिए। टेस्ट के अंदर 30 प्रश्न रखे गए हैं और ये 30 ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि प्रश्नों के उत्तरों के साथ उसकी व्याख्या भी की जा रही है। तो टेस्ट हम शुरू करते हैं। NCF 2005 से जुड़ा प्रश्न रीट की परीक्षा में हमेशा हुआ है और हमेशा आता रहा है। तो शुरू करते हैं हम टेस्ट। पहला प्रश्न बहुत सीधा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। NCF का पूरा नाम आपको बताना है। NCF का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न के उत्तर 4 विकल्पों में 1, 2, 3 और 4 विकल्पों में रखे हुए हैं। उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय होगा। पहला विकल्प है नेशनल कंप्लीट फ्रेमवर्क। दूसरा विकल्प है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तीसरा विकल्प है नेशनल करिकुलम एजेंडा। चौथा विकल्प है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। चलिए, अब इसका सीधा सा उत्तर है विकल्प दूसरा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसे हिंदी में कहेंगे नेशनल राष्ट्रीय करिकुलम पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क रूपरेखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण कब हुआ? विकल्प है 2005, 1988, तीसरा विकल्प है 1975 और चौथा विकल्प है वर्ष 2000। वही आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकेंड का समय है। फिर से एक बार ध्यान से देख लें कि पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कब बनी। तो चलिए उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार NCF का निर्माण देश की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण के अंतर्गत 1975 में हुआ। मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। पहला 1975, दूसरा 1988, तीसरा 2000 एंड लेटेस्ट 2005। इस प्रकार 4 NCF अभी तक बन चुके हैं। इस क्रम से आपको याद भी रखना है। तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? 1992, 2000, 1993 और 2005।
10 सेकंड का समय आपके पास है। आप एक बार विचार कर लें कि तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन कब हुआ। इसका सही उत्तर है 1993। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बनने के बाद प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन हुआ 1993 में। इसी का मुख्य सूत्र, जिसको हम 2005 का मुख्य सूत्र कहते हैं, बोझ रहित शिक्षा या बोझ रहित अधिगम, यह इसी समिति के द्वारा पहली बार विचार के रूप में दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 4। NCF 2005 का ध्येय वाक्य क्या है? इसका उत्तर देने के लिए आपके पास पुनः 10 सेकंड का समय है। करके सीखना, खेल खेल में अधिगम, बोझ रहित अधिगम या अनुभव आधारित अधिगम या शिक्षा। NCF 2005 का ध्येय वाक्य बोझ रहित अधिगम है, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन या लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित अधिगम, इसका ध्येय वाक्य कहा जाएगा, जो तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति 1993 द्वारा पहली बार उसे एक थॉट के रूप में दिया गया। NCF 2005 पर अगला प्रश्न 5वां है। NCF 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कितने फोकस दलों का या कितने फोकस समूहों का गठन किया गया? इसका उत्तर, पहला विकल्प है 35, दूसरा है 38, तीसरा है 21, चौथा है 10। आपके पास पुनः 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय स्तर पर 21 फोकस समूहों का या 21 फोकस दलों का गठन किया गया। प्रत्येक फोकस दल में 10-10 सदस्य थे। ये चौथा विकल्प 10 जो है वो उन फोकस दलों में प्रत्येक दल में सदस्यों की संख्या का आंकड़ा है। 35 NCF पर गठित समिति जो थी उसके अंदर राज्यों से आए हुए सदस्यों की संख्या 35 थी, तो 3 सदस्य NCERT के थे, तो कुल मिला के उस समिति में 38 सदस्य थे और स्टेट से आए हुए सदस्यों की संख्या 35 थी। तो इस प्रकार ये चारों विकल्प किसी न किसी प्रश्न के उत्तर हैं। साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? विकल्प हैं पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, रटने को महत्व देना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, राष्ट्रीय महत्व के बिंदु जोड़ना। NCF 2005 के जो सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? पहला, पाठ्य पुस्तकों से इतर ज्ञान पाना है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना भी है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदु जोड़ना भी है। NCF रटने को महत्व नहीं देता है, जबकि रटंत प्रणाली से मुक्त करने की बात NCF करता है। तो छठे का उत्तर दूसरा विकल्प होगा, क्योंकि NCF रटने को महत्व नहीं देता है, करके सीखना, अनुभव से सीखने की बात NCF 2005 करता है। अगला प्रश्न नंबर 7।
NCF 2005 किस बात पर अधिक बल देता है? विकल्प नंबर 1 करके सीखने पर, दूसरा समस्या समाधान पर, तीसरा पाठ्य पुस्तक पर, चौथा शिक्षक की भूमिका पर। तो स्पष्ट है कि NCF एक मुख्य बात पर अधिक जोर देता है और वो है लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखने पर, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल नहीं देता है जबकि बालक पर देता है। शिक्षक की भूमिका भी यहाँ पर मात्र सुविधा प्रदाता की है एवं समस्या समाधान की बात पर कुछ विषय विशेष में बल दिया जाता है, परंतु NCF 2005 में सबसे ज़्यादा करके सीखने पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8, NCF 2005 के अंतर्गत किन किन परीक्षा सुधारों को सुझाया गया है? परीक्षा संबंधी सुधारों पर प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो NCF के अंतर्गत जिन परीक्षा सुधारों की बात हुई है उनमें नंबर 1 खुली पुस्तक परीक्षा, नंबर 2 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, नंबर 3 10वीं परीक्षा को ऐच्छिक करना और उपरोक्त सभी। आपके पास 10 सेकंड का समय है, समय आप ले सकते हैं। NCF 2005 में परीक्षा सुधारों को सुझाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि खुली पुस्तक परीक्षा भी इसमें है, सतत व्यापक मूल्यांकन अर्थात मूल्यांकन प्रणाली को लचीला बनाते हुए CCE पैटर्न को लागू करना, 10वीं बोर्ड की परीक्षा को ऐच्छिक करना, सामूहिक कार्य मूल्यांकन पर बल देना आदि परीक्षा सुधारों को इसमें सुझाया गया, अर्थात इसके सभी चारों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9, NCF 2005 के तहत दिव्यांग बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। दिव्यांगों का अर्थ यहाँ पर निःशक्त बालकों की शिक्षा, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान NCF बताता है? तो विकल्प नंबर 1 है इसका समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको समय देता हूँ, 10 सेकंड का समय है आपके पास। समाकलन, मुख्य धारा, समावेशी शिक्षण या कोई नहीं, इसका सही उत्तर आपने कर लिया होगा। समावेशी शिक्षण इसका सही उत्तर है। समावेशी शिक्षण सही उत्तर होगा इसका। इंक्लूसिव एजुकेशन से दिव्यांग बालकों की शिक्षा के बारे में विचार किया जा सकता है, अर्थात उनके लिए जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षण विधियों का प्रयोग या उनके लिए जो विशेष प्रबंध करके उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान देखा जाता है। प्रश्न नंबर 10, NCF 2005 में प्राइमरी स्कूलों के बालकों के लिए निम्न में से श्रेष्ठ है। पहला विकल्प प्रदर्शन, दूसरा स्वयं द्वारा किया अनुभव, तीसरा वीडियो अनुरूपण और चौथा सभी। आपके पास पुनः 10 सेकंड का समय है, आप सोच लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया अनुभव, वीडियो अनुरूपण या सभी। प्राइमरी स्कूल के बालकों के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा स्वयं द्वारा किया अनुभव, मतलब लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। ये प्राइमरी स्कूल के बालक के लिए सबसे अच्छा होगा। प्रदर्शन और वीडियो अनुरूपण भी उनके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यदि कोई बात उनके लिए लाभकारी हो सकती है तो वो लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग ही हो सकता है। प्रश्न नंबर 11, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो पहला विकल्प है सर्वोपरि, दूसरा है सुविधा प्रदाता,
तीसरा प्रेरक की भूमिका, और चौथा है विकल्प 2 और 3 अर्थात सुविधा प्रदाता और प्रेरक। आपने यदि ये टॉपिक पूरा पढ़ा है, पहला भाग और दूसरा भाग, तो इसका उत्तर आप कर पाएंगे। समय आपका काफ़ी हो गया है इसमें। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता और एक प्रेरक के रूप में हो सकती है। वैसे ये दोनों शब्द काम में लिए जाते हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका मात्र एनसीएफ के अकॉर्डिंग बालकों को फैसिलिटी प्रदान करना, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, इस प्रकार की भूमिका को इसमें निर्धारित किया गया है। इसका उत्तर होगा 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एनसीएफ 2005 की भाषाई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषा संबंधी सुझावों को, भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो लैंग्वेज एडवाइजरी कमेटी बनी थी 2005 के तहत, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, डॉक्टर नामवर सिंह या रोहित धनखड़? उत्तर के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। आप सोच लीजिए उत्तर इसका क्या होगा। चारों विकल्प पर हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर यशपाल शर्मा एनसीएफ 2005 के लिए जो कमेटी बनी थी, स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार उसी एनसीएफ 2005 के निदेशक पद पर काबिज थे। रोहित धनखड़ उस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में राजस्थान से मेंबर थे। बचा विकल्प डॉक्टर नामवर सिंह, जो इस भाषाई सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये चारों ही विकल्प एनसीएफ 2005 के ऊपर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। यशपाल शर्मा एनसीएफ 2005 की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रोफेसर कृष्ण कुमार निदेशक, नामवर सिंह भाषाई सलाहकार समिति के अध्यक्ष, और राजस्थान से सदस्य रोहित धनखड़ जयपुर से थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। एनसीएफ 2005 में भाषा को जिस रूप में वर्णित किया है उस संबंध में गलत युग्म कौन सा है? अर्थात किस भाषा को किस रूप में वर्णित किया गया है? पहला विकल्प हिंदी भाषा को राजभाषा, अंग्रेजी भाषा को संघीय भाषा, संस्कृत भाषा को तृतीय भाषा, और चौथा विकल्प तीनों ही सही है, अर्थात तीनों ही विकल्प सही है। उत्तर के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। एनसीएफ में त्रिभाषा सूत्र को सुझाया गया है। उस त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को राजभाषा ही कहा है, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय और संघीय भाषा कहा गया है, संस्कृत को तृतीय भाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात ये तीनों ही विकल्प सही है। तीनों ही भाषाओं के जो रूप हैं, ये रूप तीनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो एनसीएफ 2005 सीएबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन, एनसीईआरटी, एमएचआरडी और एनसीटीई। आपके पास समय है 10 सेकंड का। एनसीएफ 2005 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और एनसीटीई। इसका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी। एनसीएफ
की निर्मात्री संस्था NCERT है, जबकि NCF 2005 के निर्माण के लिए आदेश MHRD द्वारा दिया गया था। इसका विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 15, NCF 2005 को देश में लागू कब किया गया? यहाँ पर लागू करने का वर्ष और तिथि पूछी गई है। देश में NCF लागू कब हुआ? आपके पास 10 सेकेंड का समय है। चौदह मई 2004, 1 जुलाई 2004, 1 जुलाई 2005, 1 अप्रैल 2005। इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2005 को NCF पूरे देश भर में लागू किया गया, जबकि 14 मई और 19 मई 2004 को NCF निर्माण पर NCERT में 2 बैठकों का आयोजन हुआ था और 1 जुलाई 2005 को NCF बनने के बाद देश भर में लागू किया गया और उसे सबसे पहले 17 ने स्वीकार किया। अगला प्रश्न नंबर 16, NCF 2005 में कला शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा? तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध बढ़ाना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना और उक्त सभी। कला शिक्षा को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने के उद्देश्य आपको बताने हैं। इसका सही उत्तर सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा भी होगा, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध बढ़ाना भी होगा, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना भी होगा। अर्थात इसका सही उत्तर चारों विकल्प इसके सही होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस परीक्षा से जुड़े हुए सुधार को NCF 2005 में जोड़ा गया? इसका विकल्प प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक करना, विद्यालय स्तर की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन और इनमें से सभी। इसका उत्तर आपको 10 सेकंड में देना है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय स्तर की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा संबंधी सुधारों में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक करने के बाद इस NCF 2005 के परीक्षा संबंधी या मूल्यांकन प्रणाली सुधारों में जोड़ा गया था। बाकी विकल्प उत्तर में नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। बहुभाषा अर्थात मल्टी लैंग्वेज एक संसाधन के रूप में समर्थित है, क्योंकि इसके कारण इसके नीचे सुझाए हुए हैं। इस माध्यम से प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह अर्थात बहुभाषा बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और इनमें से सभी। तो आपको इसका उत्तर देना है कि बहुभाषा को क्यों समर्थन दिया गया है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। सीधी सी बात है, यदि बालक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखेगा तो बालक हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा,
क्योंकि उसे सभी भाषाओं का ज्ञान है, कभी भी वह असुरक्षित फील नहीं करेगा, चाहे वह अपने देश में हो विदेश में हो। दूसरा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण बालक कभी पीछे नहीं छूटेगा, क्योंकि उसकी भाषागत पृष्ठभूमि हो सकती है कि उसकी लोकल लैंग्वेज हो, लेकिन उसने अगर पाठ्यक्रम में 3 भाषाओं का या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा तो अपने जीवन में कभी वह पीछे नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होगा, बहुभाषा होगा, तो बालकों को अपने आप पर विश्वास मिलता रहेगा और उसको बहुभाषा के कारण प्रोत्साहन मिलता रहेगा। अर्थात इसका उत्तर चारों ही विकल्प होंगे, मतलब सभी सही उत्तर है। चौथा विकल्प इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, NCF 2005 में किस शिक्षण सूत्र पर ज़्यादा बल दिया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण सूत्रों की बात आए, अगर टीचिंग मैक्सिम्स की बात आती है तो NCF 2005 पहला विकल्प है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, और चौथा विकल्प है सभी पर। इसका सही उत्तर आपको 10 सेकंड में देना है। तो साथियों, NCF 2005 शिक्षण सूत्रों में ज्ञात से अज्ञात की भी बात करता है, मूर्त से अमूर्त की भी बात करता है, स्थानीय से वैश्विक की बात भी करता है। अर्थात ये तीनों ही शिक्षण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस प्रश्न के दृष्टिकोण से, तो सभी उत्तर इसका सही होगा। तो साथियों, अगला प्रश्न, NCF 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा बताया गया है? अर्थात शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन जो होना है, वृत्तीकरण होना है, उसका उद्देश्य कौन सा बताया हुआ है? तो पहला विकल्प है सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देना, छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवहार के लिए तैयार करना, शिक्षा का निजीकरण करना, और चौथा विकल्प है उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। आप सोच लीजिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य पूछा गया है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, शिक्षा का निजीकरण, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। साथियों, इसका सही उत्तर होगा उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना वृत्तीकरण का उद्देश्य है। मतलब NCF 2005 जिस उदार और उन्मुख शिक्षा की बात करता है उसको व्यवसाय उन्मुखी बनाने का उद्देश्य इसके वृत्तीकरण में सम्मिलित उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में गणित शिक्षण को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है? गणित शिक्षण को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा? पहला विकल्प है बालकों की तर्क शक्ति का विकास गणित शिक्षण से होगा, गणनात्मक कौशल विकसित होगा, तीसरा आकलन अनुमान संबंध पहचानना करेगा, और चौथा समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास गणित शिक्षण करेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? समय आपके पास है, आप समय लीजिएगा। तो इसमें ऑड वन उद्देश्य जो किसी और विषय के शिक्षण का उद्देश्य है वो है समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय को पाठ्यचर्या में जोड़ने का उद्देश्य है। बाकी तर्क शक्ति का विकास, कैलकुलेशन स्किल विकसित करना और आकलन अनुमान और संबंध पहचानना, ये तीनों ही गणित शिक्षण के उद्देश्य होंगे। प्रश्न नंबर 22, NCF 2005 में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना रखने का सुझाव दिया गया है? सीधे से ऑप्शन है 40:1, 35:1, 30:1,
और 20:1। इस प्रकार के प्रश्न RT 2009 में भी पूछे जाते हैं। 40:1, 35:1, 30:1, 20:1। इसका सही उत्तर होगा 30:1। NCF विद्यार्थी अध्यापक अनुपात को सुझाता है, अर्थात 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होने की बात NCF करता है। बाकी आप आगे RT में यही जो अनुपात हैं वो 40:1 और 35:1 के रूप में भी पढ़ोगे। NCF के संदर्भ में आपको 30:1 ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23, NCF 2005 में पाठ्यचर्या में गृह कार्यों को किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? तो गृह कार्य को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा इसमें? पहला विकल्प है तकनीकी क्षमता का विकास करना, दूसरा है अभ्यास को महत्व देना, सामाजिकता का विकास करने हेतु और परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु। तो गृह कार्य का सीधा सा शामिल करने का उद्देश्य एक इसमें बताया हुआ है। तकनीकी क्षमता, अभ्यास, परीक्षा उत्तीर्ण करना, सामाजिकता का विकास करना। साथियों आपके पास 10 सेकंड का समय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अभ्यास को महत्व देना, अर्थात गृह कार्य को शामिल करने का उद्देश्य प्रैक्टिस को महत्व देना होगा। अगला प्रश्न नंबर 24, NCF 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थात पाठ्यक्रम में किस बात पर बल दिया गया है NCF 2005 के सिलेबस में? तो पहला विकल्प है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्ष केंद्रित। आपके पास 10 सेकंड का समय है। बहुत ही इजी प्रश्न है परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी परीक्षा में बनने के पूरे चांस हैं। तो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो करके बाल केंद्रित हो, इस बात पर NCF बल देता है। अध्यापक केंद्रित कतई नहीं होगा, कक्ष केंद्रित भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात, बाल केंद्रित शिक्षा की बात NCF 2005 करता है। अगला प्रश्न नंबर 25, 2005 में NCF 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। वे क्रियाएं कौन सी हैं? आपको बता दूं मैं कि NCF 2005 पीस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी अनुशंसाएं करता है जिनमें विकल्पों में पहला है महिलाओं के प्रति आदर प्रकट करके, दूसरा नैतिक शिक्षा को पढ़ा करके, तीसरा उत्तरदायित्व बढ़ाने के कार्यक्रम आयोजित करके और उक्त सभी। तो शांति और न्याय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनुशंसाएं जो इसमें लिखी हुई हैं, स्त्रियों के प्रति आदर, मॉरल एजुकेशन के पाठ पढ़ा करके और बालकों में उत्तरदायित्व बढ़ाने के कार्यक्रमों का आयोजन करके। तो तीनों ही विकल्प सही हैं, अर्थात उक्त सभी इसका उत्तर होगा। ये सभी अनुशंसाएं शांति और न्याय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। NCF 2005 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल विषय और उनके उद्देश्यों से जुड़ा हुआ विकल्प कौन सा इसमें सही नहीं है? अर्थात पाठ्यक्रम में कुछ विषय जोड़े गए हैं जिनके जोड़ने के कुछ उद्देश्य उसके सामने लिखे हुए हैं। पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन को विश्व बंधुत्व की भावना विकास के लिए जोड़ा गया है। दूसरा है कंप्यूटर शिक्षा को तकनीकी क्षमता के विकास के लिए जोड़ा गया है। विज्ञान अभ्यास की क्षमता का विकास करता है। सामाजिक विज्ञान समस्या समाधान की भावना का विकास करता है। तो इसमें कौन सा गलत है? पहला पर्यावरण अध्ययन सही है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है। कंप्यूटर शिक्षा तकनीकी क्षमता का विकास करती है। सामाजिक विज्ञान
समस्या समाधान की भावना का विकास करती है या विज्ञान अभ्यास की क्षमता का विकास करती है। तो इसमें तीसरा विकल्प बेमेल है, विज्ञान अभ्यास की क्षमता का विकास ये सही विकल्प नहीं है, अर्थात इसका तीसरा उत्तर होगा अभ्यास की क्षमता का विकास। क्योंकि अभ्यास की क्षमता का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम में गृह कार्य को जोड़ने की बात की गई है। अगला 27वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के प्रथम अध्याय की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई है? एनसीएफ 2005 के पहले अध्याय की शुरुआत इसमें टैगोर के जिस निबंध से उस पर बात हुई है। पहला विकल्प है संस्कृति एवं समाज, दूसरा है सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा है सभ्यता एवं प्रगति, चौथा है सभ्यता एवं प्रकृति। उत्तर के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, सोच लीजिए। इसका सही उत्तर होगा सभ्यता एवं प्रगति। टैगोर का एक निबंध है जिसके एक उदाहरण से एनसीएफ का प्रथम अध्याय या एनसीएफ 2005 की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 28, एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन चुनना है। पहला कथन है, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया की बात करता है। इसका प्रकाशन 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में हुआ है। इसका निर्माण एनसीईआरटी के आदेश पर एमएचआरडी ने किया। विकल्प चारों हैं, आप एक बार सोच लें। इस प्रश्न की व्याख्या कर देता हूं मैं। पहला विकल्प सत्य कथन है, क्योंकि यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज एनसीएफ 2005 के रूप में है। एनसीएफ एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया की बात करता है। एनसीएफ 2005 का प्रकाशन संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में हुआ है, यह भी सही है। लेकिन इसका निर्माण एमएचआरडी के आदेश पर एनसीईआरटी ने किया है, न कि एनसीईआरटी के आदेश पर एमएचआरडी ने किया है। तो चौथा विकल्प गलत लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा फोर्थ विकल्प। प्रश्न नंबर 29, एनसीएफ 2005 के सुझावों में कौन सा सत्य है? आपको सही सुझाव बताना है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण कक्षा 1 से ही शुरू होना चाहिए। क्या ये सही है? कक्षा 1 व 2 में कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए। गृह कार्य संबंधी सुझावों में ये बात कही गई है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन विषय 3 से 5 के लिए होना चाहिए। और चौथा विकल्प है सभी सत्य कथन है। एक बार आप विचार कर लीजिएगा। बिल्कुल, इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। पहला विकल्प सही है, इंग्लिश को पहली कक्षा से ही शुरू करने की बात की गई है। कक्षा 1 और 2 में किसी प्रकार का गृह कार्य नहीं देने की बात की गई है। और पर्यावरण अध्ययन 3 से 5 के लिए होना चाहिए, भी सही है। अर्थात सभी बातें एनसीएफ के सुझावों के तहत ये लिखी हुई सही है। अंतिम प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के किस संप्रत्यय पर बल एनसीएफ 2005 किस संप्रत्यय पर बल नहीं देता, अर्थात किस कॉन्सेप्ट पर बल नहीं देता है? बोझ रहित शिक्षा, भयमुक्त शिक्षा, तनावपूर्ण शिक्षा, उदार शिक्षा। चारों विकल्प एक बार सोच लें कि कौन से कॉन्सेप्ट पर बल नहीं देता, अर्थात 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एनसीएफ 2005 से जुड़े हुए हैं। आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। साथियों, इसका उत्तर एक बार आप पुनः सोच लीजिए। पहला विकल्प बोझ रहित शिक्षा की बात एनसीएफ करता है, लर्निंग विदाउट बर्डन। भय मुक्त शिक्षा, भय और डर मुक्त शिक्षा की भी बात एनसीएफ करता है।
तनावपूर्ण शिक्षा बिल्कुल गलत है, क्योंकि तनाव मुक्त शिक्षा की बात करता है, तनावपूर्ण शिक्षा की बात एनसीएफ नहीं करता है। और उदार शिक्षा, उन्मुख शिक्षा की बात भी एनसीएफ 2005 करता है, अर्थात इसका उत्तर होगा तनावपूर्ण शिक्षा की बात नहीं करता है, तनाव मुक्त शिक्षा की बात करता है। तो मुझे आशा होगी कि आप सभी ने ये 30 प्रश्न बड़े अच्छे से किए होंगे, और मैं ये होप करता हूँ कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर आपको समय दिया गया उसमें आपने सही या गलत जो भी उत्तर किए होंगे, अंततः कितने आपने सही किए, कौन से प्रश्नों के विकल्पों में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, पेपर किस स्तर का था, पेपर के प्रश्न किस प्रकार बने, आपके कितने मार्क्स आए, इस बात पर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए। तो धन्यवाद साथियों। हमारा पहला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संबंधी यूनिट नंबर 5 का एनसीएफ 2005 पर ये पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि ऐसे ही आगे भी मैं पेपर जो लेकर आता रहूँगा, आप सभी उसको देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लिंक को शेयर करेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को इस पेपर का लिंक आप शेयर करें, तो सभी जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।